नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र है। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ एनआईटी सिलचर पे। थर्मल डिपार्टमेंट से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है वो थर्मल पे ही बेस्ड है। लेकिन आज मैं आप लोगों को रिसर्च से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसे रिसर्च होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और यदि रिसर्च में यदि हमें कोई प्रॉब्लम होती है, ये स्ट्रेस होता है, उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ये कुछ जानकारियाँ हैं जो आप लोगों के साथ में साझा करूँगा। अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। रिसर्च होता क्या है? रिसर्च इज अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक रिसर्च फॉर न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे रिसर्च क्या होता है? रिसर्च ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तभी हम रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च की प्रवृत्ति है वो बालक में बचपन से ही डेवलप होती है, वही आगे चल के रिसर्च कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर मतलब अंदर से रिसर्च का गुण नहीं है और वो आगे चल के रिसर्च कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि रिसर्च में एक क्रिएटिव माइंड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो बचपन से ही डेवलप होता है। जैसे कोई चीज़ है, ये पेन है, ये पेन को हम देखते हैं कि ये कैसे चलता है, इसका जो रिफिल है, इसमें तो क्या रिफिल नहीं है, ये पूरा जो है टेक्निकल है। तो इसमें मतलब जैसे जो पेन होता है, ये पेन है, इसमें जो रिफिल है वो कैसे वर्क करता है, ये कैसे फ्लो करता है, इसमें क्या बॉल, यदि बॉल लगा है तो कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें मतलब उसके दिमाग में छोटे से ही चलना चाहिए। माइंड क्या होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। और दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यूज़फुल होना चाहिए। कई सारे बच्चे होते हैं जो छोटे से ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। वो जो है उनका जो मतलब सोचने का तरीका है वो गलत डायरेक्शन में होता है, वो यूज़फुल नहीं होता है। और जो तीसरा है वो लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। जो एक तरीका है वो सोचने का, वो लॉजिकल होना चाहिए। तो ये हो गया रिसर्च से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक, फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, ये हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्च। पहला, डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। कोई भी चीज़ हो, रिसर्च मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हम लोग खोजते हैं, कोई चीज़ को कोई बना हुआ है, उसमें हम ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करें कि वो और ज़्यादा यूज़फुल हो पाए, लोगों को और ज़्यादा वो लाभ दे पाए। तो यहाँ क्या है? न्यू फैक्ट्स। डिस्कवर क्या करते हैं? न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं। वेरीफाई एंड टेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर हम क्या करते हैं? जो चीज़ें हो रही है उसको वेरीफाई करते हैं कि जो ये हो रहा है ये किस माध्यम से हो रहा है, ये जो रूल है जो इसमें कौन सा लग रहा है। सेकंड, थर्ड है टू एनालाइज एंड इवेंट अ प्रोसेस ऑफ फिनोमिना टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कोई फिनोमिना है, वो वर्क हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि कोई मशीन चल रही है या वो फिनोमिना है या प्रोसेस है वो वर्क हो रहा है, तो हम देखते हैं कि उसका कारण क्या है, वो ऐसा क्यों हो रहा है और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे। मान लीजिए एसी चल रहा है, ठीक, हम लोग देखें एसी चल रहा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, तो हमें उसका कारण सबसे पहले जानना चाहिए कि आखिर वो ठंड हवा दे क्यों रहा है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, वो आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर कि जो हमें ठंड हवा दे रहा है। फिर आता है इफेक्ट, कि उससे इफेक्ट क्या क्या है। जैसे हम सबको पता है कि जो एसी चलती है उसमें पीछे गर्म हवा निकलती है जो हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं, उसका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डेली बढ़ रहा है। तो इसके दो इफेक्ट हैं। एसी है यदि तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला, वो हमें क्या करता है? कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराता है, कंफर्ट जोन। और दूसरा क्या है? इन्वायरमेंट हार्म। इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक, तो ये दोनों इफेक्ट हैं इसके। तो हम किस पे वर्क कर सकते हैं? ये दोनों जो हमारे रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है। पहला, कंफर्ट। कंफर्ट को और ज़्यादा क्या करें कि हमें जो इसकी इफिशियंसी है वो क्या हो जाए, एफिशिएंसी क्या हो जाए? इम्प्रूव हो जाए। ठीक, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाए। और जो इन्वायरमेंट, जो हार्मफुल जो मटेरियल निकलता है या जो गैसेज निकलती हैं क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो या तो हम इस पे काम कर सकते हैं, इस पे भी काम करते हैं, दोनों क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज टू सॉल्व दी एंड अंडरस्टैंड साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम। जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तो इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्या है, हम साइंस फील्ड से हैं तो हम साइंस ही देखेंगे।
या हम नॉन टेक्निकल हैं तो हम नॉन टेक्निकल ही देखेंगे। आपका जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो लोगों को जो सुविधाएं हैं उसको और ज़्यादा कंफर्ट देना है, जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है। हमें उसमें कोई भेदभाव नहीं करना कि साइंटिफिक है नॉन साइंटिफिक है, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। जो थ्योरीज़ हैं उनको पढ़ना होगा कि क्या क्या थ्योरीज़ हैं जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो टूल हैं कौन कौन से टूल हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम किसी भी प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम हो छोटी प्रॉब्लम हो कोई मतलब नहीं, कोई सी प्रॉब्लम को हम, छोटी सी प्रॉब्लम कई बार कई ज़्यादा यूज़फुल होती है। जैसे जो इंडक्शन बना है, ऐसा नहीं है कि इंडक्शन के बिना पहले हमारे पास खाना नहीं बनता था, पहले भी बनता था, गैस थे हमारे पास, स्टोव थे, कई सारी और भी चीज़ें थी, लेकिन इंडक्शन क्या है जो हमारे लाइफ को और ज़्यादा आसान बना दिया। इसमें क्या है, तुरंत बस प्लग लगाया, तुरंत गर्म हुआ और क्या होता है, खाना बन के तैयार हो जाता है, हमें आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ये जरूरी होते हैं। फिफ्थ पॉइंट होता है टू ओवरकम अ सॉल्व प्रॉब्लम एक्यूरिंग इन एवरीडे लाइफ। सबसे ज़्यादा यही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो रिसर्च है वो किस पे बेस होना चाहिए कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें जो हमें प्रॉब्लम आती हैं उनको हम दूर कर सकें। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। सोसाइटी को उद्देश्य में रख के, सोसाइटी के कंफर्ट को ध्यान में रख के ही हमारा जो प्रॉब्लम जो रिसर्च है वो होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो सोचने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। रिसर्च प्रमोट द हैबिट्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस। और जो हमारा ब्रेन का जो सोचने का तरीका है वो दूसरों से क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। हम कुछ दूसरा सोचते हैं। जैसे लोग हैं, दोनों में दो व्यक्ति हैं, जो नॉर्मली पीपल होगा वो देखेगा अरे यार बहुत गर्मी है, पंखा चला दो। दूसरा सोचेगा, मान लो घर बना रहा है तो भाई घर में क्या होना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए, दरवाज़ा होना चाहिए, ये हो गया। अब मान लो जो रिसर्च वाला है वो ये सोचेगा कि हम अपने घर को ऐसे बनाए कि जो हमारा एयर का फ्लो है वो क्या हो, ऐसे मैनेज हो जाए कि हमें कम से कम फ़ैन यूज़ करना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा, और जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम होता है। क्यों, जब एयर फ्लो करेगा तो ह्यूमिडिटी क्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, उसके लिए हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम उसको डिज़ाइन जो है वो कम सही से करेंगे घर की डिज़ाइन, तो ह्यूमिडिटी आएगी, एसी की ज़रूरत पड़ेगी, पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा बिजली बढ़ेगा, कई सारे फैक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, सोचने का तरीका बढ़ता है। दूसरा पॉइंट होता है इनहेंस कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड अर्निंग। सबको पता है कि यदि हम रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो हमें सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा हमें कोई स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, तो इससे हमें अर्निंग होती है। बिल्कुल ये एक बात है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट हैं जो इस पर डिपेंड होते हैं। यदि अर्निंग नहीं होती तो वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई यदि हमें रिसर्च करना है वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पेट को भी भरना है, हमें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना है, तो इसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्व टू सोसाइटी, हमें जो समाज है उसको उसके सर्विस करने का एक मौका मिलता है, एक मौका देता है हमें रिसर्च। रिसर्च के माध्यम से हम लोगों को जो प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हैं। फेस द चैलेंजेस ऑफ सॉल्विंग अनसॉल्व प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत ढेर सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम आती है। जब हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, कई सारे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, लिटरेचर रिव्यू निकालते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो उनको सॉल्व करने के हमारे पास कई सारे चैलेंज आता है। हमें जो है अंदर से हमें स्ट्रेंथ हमारे मजबूत करता है। हम ऐसे डेली लाइफ में भी जब कोई हमें प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। ठीक, हमारे जो थिंकिंग है वो बढ़ती है। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग क्रिएटिव वर्क, और दूसरा सेटिस्फाई तो होते ही हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आता है वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के कई सारे स्टेज होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो रिसर्च का जो स्टेज है वो होता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक। जो रिसर्च टॉपिक है उसका जो सिलेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि जो रिसर्च है वो हमें दो तरीके से हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, जो हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। पहला होता है हमारा इंटरेस्ट किस में है, ठीक, और दूसरा होता है उसमें स्कोप कितना। इंटरेस्ट, यदि किसी टॉपिक में हमें इंटरेस्ट नहीं है और हम उसको चूज़ कर लेते हैं, चाहे उसमें कितना ही बड़ा स्कोप हो, हम वो टॉपिक को या उसमें रिसर्च हम नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, हम बोर हो जाएंगे, बंद कर देंगे, कुछ भी करके हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा होता है स्कोप। मान लो किसी टॉपिक में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लेकिन उसमें कोई स्कोप नहीं है। स्कोप का मतलब होता है कि उसकी ज़रूरत लोगों, जैसे लोग हैं किसी एक, ये हमारे पास ये देखिए एग्जांपल है, मेरे पास पंच प्लायर, ठीक, इससे मैं आसानी से किसी पेज में होल करके उसको फाइल में इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यदि हम इसमें रिसर्च करने बैठ जाएं, इसमें हम क्या करें, ह्यूमन कंफर्ट यूज़ करें और इसमें बैटरी लगा दें, ये कर दें वो कर दें, इसकी अननेसेसरी ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने, क्योंकि हमें ये क्या है, स्मॉल वर्क के लिए यूज़ करना है, छोटा काम है, आसानी से करते हैं, रख देते हैं। फालतू में इसमें हम रिसर्च करेंगे, इसमें पैसा वेस्ट करेंगे, इसका कॉस्ट बढ़ेगा और इसको कोई यूज़ नहीं करेगा। तो हमें सोचना है कि क्या उस जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो ज़रूरी है या नहीं। दूसरा पॉइंट होता है एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। फिर क्या करते हैं, हमें टॉपिक पता चल गया, मान लो हमारा फील्ड कि हाँ हम मान लीजिए थर्मल से पढ़ेंगे या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जो भी एक सब्जेक्ट हम अपना देख लेते हैं कि हाँ हमारा ये टॉपिक है जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट भी है और इसमें हमारा स्कोप भी है। तब क्या करेंगे, उससे रिलेटेड पेपर जो हमारे पेपर पब्लिश हुए हैं, जो पब्लिश्ड पेपर होते हैं उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पब्लिश पेपर के लिटरेचर रिव्यू तैयार करेंगे। ठीक, इसमें क्या क्या पार्ट करेंगे, 2-3 पार्ट करेंगे। पहला कि इसका जो है, सबसे पहले इसका ऑथर कौन है, ठीक, इसका क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्या है और इसका क्या है कंक्लूजन क्या है। ठीक, तो किस ऑथर ने और इसका जो उद्देश्य क्या था, कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट उन्होंने कैसे कैसे किया, क्या किया और इसमें क्या कंक्लूजन आया। ऐसे करके हम जितने पेपर पढ़ते जाएंगे पब्लिश पेपर, इसमें हम एक टेबल बना लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू। ये हमारा बन गया। लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से ही हम आगे अपना जो प्रॉब्लम है वो कैलकुलेट। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम लोगों ने क्या किया, लिटरेचर रिव्यू बना लिया, ऑथर पहला ऑथर हो गया, दूसरा पेपर पढ़े, तीसरा पेपर पढ़े, तो पेपर पढ़ते गए और ये टेबल अपना कंप्लीट करते गए। जब हम टेबल कंप्लीट कर लेंगे तो हमें खुद से ये पढ़ के फील आएगा कि जैसे पहले ऑथर ने ये वर्क किया था और इसका कंक्लूजन ये आया, तो इसमें ये और कुछ है जो किया जा सकता था। ठीक, या पेपर पढ़ने पे ही लास्ट में एक आता है आपका फ्यूचर स्कोप नाम से, उसी को हम लोग रिसर्च गैप कहते हैं। तो उसी में हम लोग देखेंगे अच्छा ये अभी काम है जो बचा हुआ है, इसको और किया जा सकता है। फिर दूसरे पेपर में ऐसा होगा, किसी पेपर में होगा कि नहीं मिला है हमें, रिसर्च गैप नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, उसमें हमें ये पता चलेगा कि हाँ ऐसा काम करने से ये हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी जो कुछ नहीं मिलेंगी। तो हमें क्या करेंगे, इससे जितना भी हमारा ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और अपने जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा ये वाला है प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें क्या क्या करेंगे, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अब जो उसका जो तरीका है कई सारे होंगे, जैसे कि ऐसा करना है या ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, उनको कई सारे ऑब्जेक्टिव में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, छोटा तो होता नहीं है। इसको काम करने के लिए हमें काफ़ी लंबा समय लगता है, तो इसके कई छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव किस टाइप के, जैसे मैं अपने एमटेक का एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे एमटेक में क्या था कि मेरा एक सरफेस कोटिंग करके हमें सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करना था, जिससे हम हीट ट्रांसफ़र को आसानी से कर पाएँ। ठीक, इसके सबसे पहले कि हमने क्या किया था, सरफेस क्लीनिंग किया था, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था क्लीन करने के बाद उसमें कोटिंग करना। ठीक, तो हम लोगों ने कोटिंग की थी। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, सरफेस की प्रॉपर्टीज चेक करना। तो ऐसे करके हम लोगों ने कई सारे ऑब्जेक्टिव अपने बना लिए थे। सबसे पहले सरफेस क्लीन की, कोटिंग की, कोटिंग करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखे, प्रॉपर्टीज देख लिए तो उसमें उनको जो डेटा आया प्रॉपर्टीज़ का, उसको 2-3 बार हम लोगों ने चेक किया कि जो हमारा डेटा आ रहा है वो क्या है, सही है या एक्यूरेट है या नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। तो उसको एनालाइज करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो जो हमारा जो बेस मटेरियल है उससे कितना मैच कर रहा है, किससे डिफरेंट कितना डिफरेंट है,
कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या यदि डिग्रेड हुआ है तो कितना ज़्यादा डिग्रेड हुआ है, दोनों को एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग में आ गया प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट एंड फिर जो रिजल्ट आएगा हमारा उसको क्या करेंगे, एक रिपोर्ट एंड रिजल्ट उसका एक क्या करेंगे, रिपोर्ट बना लेंगे, रिजल्ट शो कर देंगे कि हाँ इसको ऐसा करने से ये ऐसा आता है हमारा, उसको एक रिजल्ट बना लेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन दे देंगे कि ऐसा करने से हमारे जो सरफेस की प्रॉपर्टीज़ थी उसमें ऐसा क्या क्या चेंजेस आए, जो हम लोगों ने किया कोटिंग तो उसमें क्या क्या बदलाव आया जिसकी वजह से ये हमें रिजल्ट मिला है। ठीक, ये आएगा किसमें, कंक्लूजन में। फिर फ्यूचर स्कोप में क्या लिख देंगे कि अभी इसमें ये स्कोप बचा हुआ है करने को, यदि कोई करना चाहे, कोई स्कॉलर्स यदि कोई इस पेपर को पढ़ता है या इस थीसिस को पढ़ता है तो उसके मन में ये चीज़ें जो और हैं जो वो कर सकता है, तो इससे क्या होगा, उसको सोचने में आसानी होगी वो आगे क्या कर सकता है। फिर आता है हमारा रिसर्च। रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि जो हम अपना टाइम है, जो हम स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करें। जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ही हमें 4-5 साल का समय मिलता है, लेकिन फिर भी कई लोगों का उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला है वो गुड हैबिट्स, उसकी जो हैबिट होती है वो सही नहीं होती, जैसे अपने काम को टालते रहना। ये जो रिसर्चर्स है या जो इंजीनियर के हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैड हैबिट होती है कि वो ये सोचता है कि मैं अपने काम को लास्ट समय में बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर सकता हूँ। इंजीनियरिंग के मन में, जो इंजीनियर होता है उसके मन में ये भावना होती है कि हम तो लास्ट समय में सब काम कर लेते हैं या बहुत अच्छा कर लेते हैं और एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तो एक दिन में वो रिसर्च नहीं हो पाता। कभी कभी होता है हम लेके बैठते हैं उसको पढ़ते हैं लेकिन हमें वो माइंड में क्लिक नहीं करता। ठीक, हमें इसमें इसको याद नहीं करना है कि हम इसको क्या कर लिए, रट्टा मार लिए और सुबह जाके बोल दिए हमारा रिसर्च हो गया, ऐसा नहीं। इसमें हमने अपनी सोचने की प्रवृत्ति को डेवलप करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार किसी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अपनी क्या होगी, हैबिट को सुधारना पड़ेगा। दूसरा होता है हैविंग इनफ स्लीप एंड टाइम। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये सबको पता होगा, छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और स्वस्थ शरीर कैसे होगा, अच्छी नींद लेने से, अच्छा खाना खाने से। जो हमारा खान पान है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें भी कोई गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए, शराब दारू सिगरेट ये सब नहीं करना चाहिए। और जो नींद है वो अच्छे से लेना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा माइंड जो है वो भी आराम करता है और उसको क्या है सोचने, जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हैं तो वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है और वो जो सोचने की जो क्षमता होती है वो उसकी कई गुना बढ़ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं और सुबह उठ के जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसका मेन रीज़न यही है कि दिमाग जो है उस वक्त शांत रहता है और अच्छे से वो उसको मैनेज कर सकता है। प्रिपेयर टू डू लिस्ट, अपनी क्या है एक लिस्ट बनाएंगे कि आज जैसे हम उठे हैं सुबह तो हमें ये काम क्या है करने हैं शाम तक में, और कोशिश करना चाहिए कि हम उसको पेंडिंग ना छोड़ें, उसको कंप्लीट करके ही सोएं। चौथा पॉइंट होता है टू फिनिश ऑल दी स्मॉल टास्क इमीडिएटली। जो अपने काम है उसको, जैसे कई सारा बहुत बड़ा काम है तो उसको हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसको हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करके जो छोटे काम है, जो सबसे छोटा काम है उसको तुरंत निपटाओ, ख़त्म करो। ये नहीं कि उसको लेके बैठे चलो ये काम है तो बहुत छोटा सा, इसको कर लेंगे, ये तो कभी भी कर लेंगे, तो कभी भी कर लेंगे, ऐसा। यदि छोटा है कभी भी कर लेंगे तो कभी क्यों, अभी ही कर लेते हैं। तुरंत करो, ख़त्म करो। माइंड में लोड क्या होगा, कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। ये होगा कि अच्छा इतना काम तुम्हारा फिनिश हो गया, अब इतना ही बचा है, ये आसानी से हो जाएगा, लास्ट टाइम में हमें लोड नहीं पड़ेगा। एक्सेप्टिंग फेलियर्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार होता है रिसर्च फील्ड में कि हम जो है एक एक महीने लगे रह जाते हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो नहीं आता। और कई बार एक महीने बाद मान लो रिजल्ट आया भी, हम बहुत खुश होते हैं, उसको लेके अपने गाइड को दिखाते हैं कि सर देखिए हमारा रिजल्ट आया है। गाइड देखता है ये क्या, एक महीने बर्बाद कर दिया और तुम्हारा रिजल्ट खराब है, ऐसे कैसे। तो उस समय हमें अपने आप को मोटिवेट करना है, क्या सोच के अपने आप को ये सोचना है कि चलो एक महीने बाद कम से कम हमारा रिजल्ट तो आया। यदि रिजल्ट आया है तो अभी गलत आया है लेकिन आगे जरूर सही आएगा, उसमें क्या कमी है उसको सुधारना है। और हम यदि ऐसा एटीट्यूड हम रखते हैं तो ज़रूर ही हमें सफलता मिलेगी और हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक, तो ये थे कुछ रिसर्च से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट। आगे ही मैं आपको ऐसे आपको गाइड करता रहूँगा कि रिसर्च से रिलेटेड। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।